बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने अप्रोच पढ़नी है ईसीजी की एमरजेंसी के अंदर कि आपने एमरजेंसी में ईसीजी को अप्रोच कैसे करना है। तो कुछ एक बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे हम आज और इम्पोर्टेंट जो केसेस हैं उसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके जो इट्स अ 2 स्टेप लेक्चर। पहले स्टेप के अंदर बेसिक इंटरप्रिटेशन आएगी और देन सेकंड स्टेप के अंदर हम इम्पोर्टेंट केसेस को डिस्कस करेंगे आज। तो पहले नंबर पे ये फ्लो चार्ट है, फ्लो शीट है, इसको देख ही लें। देन वी स्टार्ट फ्रॉम हेड टू टो ईसीजी की कि आपने पहले नंबर पे क्या करना है, सेकंड स्टेप पे क्या करना है, थर्ड स्टेप, फोर्थ, फिफ्थ एंड ऑनवर्ड। ईसीजी की स्ट्रिप आपके पास जब आएगी तो आपने उसको अप्रोच कैसे करना है। डायरेक्ट आपने उसके ऊपर स्कीमिया नहीं ढूंढना है, डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, इसी स्टेप्स के साथ आपने ईसीजी को अप्रोच करना है। तो पहला बड़ा प्रिंसिपल जो आपके जहन में होना चाहिए वो ये है कि आप ईसीजी को रेलेवेंट क्लिनिकल कंटेक्स्ट के अंदर रीड करेंगे। यू मस्ट नो द हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट कि पेशेंट किस हिस्ट्री के साथ आया। पहले ईसीजी पकड़ते ही आपने पहला सवाल ये करना है कि व्हाट्स द सिम्टम्स, किस सिम्टम्स के साथ आया, व्हाट्स द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन पेशेंट की क्या थी। ये दो चीज़ें, एंड यू शुड नो द वाइटल्स ऑफ द पेशेंट। ईसीजी पकड़ने के साथ साथ दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, पेशेंट की रेलिवेंट हिस्ट्री और पेशेंट के वाइटल्स, दो चीज़ें। क्योंकि अगली जो इंटरवेंशन है ईसीजी के डायग्नोसिस के ऊपर वो ये दो चीज़ें रिक्वायर करती है कि पेशेंट की हिस्ट्री क्या थी और पेशेंट की वाइटल्स कैसे थे। क्योंकि अगर एक पेशेंट टियरिंग चेस्ट पेन के साथ आया है और हीमोडायनामिकली अनस्टेबल है, वो ऑल टुगेदर डिफरेंट उसका आउटकम निकलेगा ईसीजी के ऊपर जो कि आपने उसके साथ करना क्या। एक पेशेंट स्टेबल है, किसी प्री ऑपरेटिव असेसमेंट के लिए आया है, ऑल टुगेदर डिफरेंट आउटकम निकलेगा ईसीजी इंटरप्रिटेशन का। हो सकता है फाइंडिंग्स कमोबेश एक जैसी ही हो दोनों की। तो रेलेवेंट क्लिनिकल कंटेक्स्ट और वाइटल्स, ये दो चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है। सो ये दो चीज़ें आपको पता है और आपके पास ईसीजी की स्ट्रिप आती है। फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज़ टू टेल द रेट कि रेट क्या है इसके ऊपर जो। शुरू में आपने काउंट करना है। जब आप कुछ अर्सा काउंट रेगुलर करते रहेंगे तो फिर आपको देख के आइडिया होता रहेगा कि कितना रेट चल रहा है, इसको टैकीकार्डिया है या नहीं है पेशेंट को। तो पहली चीज़ जो आपने ईसीजी पे देखनी है वो आर इंटरवल को देखना है कि दो आर इंटरवल का जो फासला है वो रेगुलर है या नहीं है। इफ आर इंटरवल इज रेगुलर तो यू विल काउंट द रेट बाय जस्ट काउंटिंग द लार्ज बॉक्सेस बिटवीन टू आर इंटरवल्स। दो आर इंटरवल के दरमियान कितने लार्ज बॉक्सेस हैं ये आपने काउंट कर लेंगे। इफ देयर इज वन बॉक्स, अगर एक बॉक्स है तो रेट कितना है, 300 है उसका। अगर दो बड़े बॉक्सेस आ रहे हैं नजर आपको तो 150 है रेट उसका। अगर तीन बड़े बॉक्सेस नजर आ रहे हैं तो 100 है रेट उसका। मतलब एक आर वेव और दूसरी आर वेव दोनों के दरमियान में कितने लार्ज बॉक्सेस हैं ये उसके रेट को डिफाइन करते हैं। अगर आर इंटरवल रेगुलर है कि इक्वल इंटरवल के बाद आर वेव्स आ रहे हैं, ठीक है ना। अगर तो रेगुलर हैं तो यू विल काउंट द लार्ज बॉक्सेस। अगर तो एक लार्ज बॉक्स है तो रेट इज 300, इफ इट्स टू 150, 300, 475, 560, 60 से नीचे नहीं जाना आपने, ठीक है ना। साइनस ब्रेडिकार्डिया या सीवियर ब्रेडिकार्डिया हो या टेकिकार्डिया चल रहा हो उसके अंदर हम इस मेथड से कैलकुलेट नहीं करते। दूसरे नंबर पे क्या है कि आप 6 सेकंड स्ट्रिप निकाल लें। आप रिदम स्ट्रिप निकालते हैं जो कि हर ईसीजी के साथ एक नीचे रिदम स्ट्रिप निकाली होती है, लीड 2 उन्होंने। ऊपर 12 लीड की स्ट्रिप होती है और सबसे नीचे लीड 2 होती है जिसको हम रिदम स्ट्रिप कहते हैं। रिदम स्ट्रिप के ऊपर आप 6 सेकंड के अंदर काउंट कर लें कितने बॉक्सेस हैं। तो जितने बॉक्सेस होंगे उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें, वो 1 मिनट के अंदर रेट आ जाएगा आपका। तो उससे पहले आपको ये आइडिया होना चाहिए कि बॉक्स होता कितने का है। तो ये नीचे अगर आप गौर करेंगे 1 2 3 4 5 फिफ्थ सेगमेंट के अंदर इसमें वेव्स, इंटरनल्स एंड सेगमेंट्स हैं। तो साइड पे बॉक्स बनाया हुआ है ईसीजी का। एक बिग बॉक्स जो होता है उसके अंदर 5 स्मॉल बॉक्सेस होते हैं, ठीक है ना, अलोंग द एक्स एक्सिस एंड अलोंग द वाई एक्सिस। तो अलोंग द एक्स एक्सिस जो है, जो स्मॉल बॉक्स होते हैं वो किसको शो कर रहे होते हैं, सेकंड्स को, ठीक है ना, जो हॉरिजॉन्टल होता है। वाई एक्सिस या आप दूसरे लफ्जों में उसको कह लें कि जो वोल्टेज का सेगमेंट होता है उसमें एक बॉक्स जो होता है स्मॉल बॉक्स वो वोल्टेज को शो कर रहा होता है। तो एक स्मॉल बॉक्स जो होता है वो 0.04 सेकंड का होता है और एक स्मॉल बॉक्स अलोंग द वर्टिकल एक्सिस वो 0.1 मिली वोल्ट का होता है, ठीक है।
तो अगर एक स्मॉल बॉक्स 0.04 सेकंड का है तो एक बड़ा बॉक्स कितने का होगा? 0.04 सेकंड मल्टीप्लाइड बाय 5 करना है 0.2 सेकंड का, कितने का हो जाएगा? 0.2 सेकंड का। तो 6 सेकंड के अंदर कितने लार्ज बॉक्सेस होंगे? 30 लार्ज बॉक्सेस। कितने होते हैं? 30 लार्ज बॉक्सेस। तो आपने 30 लार्ज बॉक्सेस के अंदर नंबर ऑफ QRS कम्प्लेक्सेस काउंट कर लेना। लेट्स से वो 10 आए हैं, 10 आए, तो उसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दें। रेट कितना है इस वक्त? 100 चल रहा है रेट उसका। अगर वो 6 आए हैं उसको आप अगेन 10 से मल्टीप्लाई कर दें, 60 रेट चल रहा है उसका। 3 आए हैं, मल्टीप्लाई कर दें, 30 रेट चल रहा है। मोस्ट सेंसिटिव जो मेथड है वो यही है कि आप 6 सेकंड स्ट्रिप के अंदर नंबर ऑफ QRS कम्प्लेक्सेस जो है वो काउंट कर लें और उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है ना? दोबारा से, एक स्मॉल बॉक्स जो होता है वो 0.04 सेकंड का होता है और एक बड़ा बॉक्स जो होता है वो 0.2 सेकंड का होता है। ठीक है ना? तो एक सेकंड के अंदर कितने बड़े बॉक्स होने चाहिए? 5। 0.2 सेकंड का 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 5 1 सेकंड हो जाएगा। तो एक सेकंड में कितने बड़े बॉक्स होते हैं? 5। 6 सेकंड में कितने होने चाहिए? 30। 30। तो 30 जो बड़े बॉक्सेस हैं उसमें जितने QRS कम्प्लेक्सेस आएंगे आपके पास, उसको आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है। 30 बड़े बॉक्सेस आपको रिदम स्ट्रिप में ही मिलेंगे, क्योंकि जो 12 लीड की स्ट्रिप्स होती हैं उसमें यूजुअली एक लीड जो है वो 10-20 बॉक्सेस तक इन्होंने निकाली होती है, उसके बाद अगली लीड शुरू हो जाती है। तो आपने रिदम स्ट्रिप के अंदर कैलकुलेट करना है रेट को, अगर आपने 6 सेकंड वाला मेथड यूज करना है। अदरवाइज दूसरा आप किसी में भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों के फायदे और नुकसान क्या हैं कि वो आप सिर्फ रेगुलर रिदम में यूज कर सकते हैं। ठीक है ना? लार्ज बॉक्सेस काउंटिंग वाला जो मेथड है कि अगर रिदम रेगुलर, अगर स्वेयर ब्रेडिकार्डिया है, स्वेयर टेकिकार्डिया है या इरेगुलर रिदम है पेशेंट का, तो फिर आपने 6 सेकंड वाला मेथड ही यूज करना है, फिर आपने दूसरा मेथड यूज नहीं करना। सो यू हैव चेक द रेट, आपने रेट चेक कर लिया। व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? अगला स्टेप क्या है? रिदम को हम फिलहाल छोड़ देते हैं, रिदम को हम सबसे एंड में देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप यू हैव टू चेक द एक्सिस। आपने एक्सिस देखना है। एक्सिस के लिए हम कौन सी दो लीड्स लेते हैं? 1 एंड AVF। ठीक है, 1 एंड AVF। ये साइड के ऊपर जो है वो पूरा 360 डिग्री के अंदर जिस तरह लीड्स पड़ी होती हैं, वो एक चार्ट बना हुआ है, इसको ऊपर देखेंगे राइट अपर कॉर्नर के ऊपर। जो इसमें लीड 1 जो है वो डायरेक्टेड होती है लेफ्टवर्ड। ठीक है, लीड 1 लेफ्टवर्ड डायरेक्टेड होती है और AVF जो है बिल्कुल उसके 90 डिग्री के ऊपर पड़ी होती है। ठीक है ना? तो ये दोनों क्या बनाते हैं? 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं। 1 और AVF के दरमियान में लेफ्टवर्ड जो है वो लीड 2 होती है। ठीक है ना? और लीड 2 की तरफ ही आपका नॉर्मल एक्सिस होता है हार्ट का। ठीक है ना? डाउनवर्ड लेफ्टवर्ड। ठीक है ना? ये नॉर्मल एक्सिस हार्ट का इसी क्वाड्रेंट में पड़ा होता है आपका जो। ठीक है ना? AVL जो है वो लेफ्टवर्ड एक्सिस की तरफ होती है लीड 1 से ऊपर जो है, और AVR जो होती है, लीड 3 जो होती है वो राइटवर्ड एक्सिस की तरफ होती है। ठीक है ना? AVF के बिल्कुल साथ दूसरी तरफ जो। ठीक है, अब आपने क्या लेना है? लीड 1 और AVF को, कोई भी दो लीड्स जो एक दूसरे के 90 डिग्री के ऊपर हो, 1 और AVF को ले लें आप जब आप एक्सिस देख रहे होते हैं। ठीक है, अगर दोनों लीड्स के अंदर QRS अपवर्ड डायरेक्टेड हो, ठीक है ना, R वेव अपवर्ड डायरेक्टेड आ रही है, ठीक है ना, जैसे ये नॉर्मल QRS होता है, लीड 1 में भी अपवर्ड डायरेक्टेड है R वेव और AVF में भी अपवर्ड डायरेक्टेड है R वेव। इसका मतलब क्या है? एक्सिस नॉर्मल, हार्ट का एक्सिस जो है वो नॉर्मल है बिल्कुल। ठीक है ना? अगर लीड 1 के अंदर जो है वो अपवर्ड डायरेक्टेड हो, AVF के अंदर डाउनवर्ड डायरेक्टेड हो, QS पैटर्न बन रहा हो, R वेव आ ही ना रही हो, ठीक है ना, या छोटी R वेव आ रही हो, प्रीडोमिनेंट S वेव आ रही हो उसके अंदर, तो फिर इसे हम क्या कहेंगे? लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। ठीक है, एक्सिस चला गया है लेफ्ट साइड की तरफ से। ठीक है, अगर लीड AVF के अंदर प्रीडोमिनेंट R वेव आ रही हो लेकिन 1 के अंदर प्रीडोमिनेंट S वेव हो, फिर हम इसे क्या कहेंगे? राइट एक्सिस डेविएशन, कि एक्सिस किस तरफ चला गया? सारा राइटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो यू हैव टेकन 2 लीड्स, 1 लीड ली है और दूसरी AVF ली है आपने, ये 2 लीड्स ली हैं आपने, एंड यू चेक द एक्सिस इन दीज 2 लीड्स। अगर तो दोनों के अंदर R वेव आ रही है अपवर्ड डायरेक्टेड, दैट मीन्स के एक्सिस नॉर्मल है। अगर लीड 1 के अंदर R वेव है और AVF के अंदर S वेव है प्रीडोमिनेंट,
इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, एक्सिस लेफ्ट की तरफ चला गया। अगर AVF के अंदर R वेव है और लीड 1 के अंदर S वेव आ रही है, इसका मतलब क्या है कि राइट एक्सिस डेविएशन, एक्सिस राइट साइड पे चला गया आपका। ठीक है, तो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन के क्या डिफरेंशियल्स होते हैं और राइट एक्सिस डेविएशन के क्या डिफरेंशियल होते हैं? तो लीड 1 एंड लीड AVF बोथ आर एट 90 डिग्री टू ईच अदर। लीड 2 जो है वो इस डायरेक्शन में होती है, बिटवीन 1 एंड AVF इन लेफ्टवर्ड डायरेक्शन। जो लीड 3 इस डायरेक्शन में होती है, राइटवर्ड डायरेक्शन में AVF के साथ। AVL जो है वो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में पड़ा होता है 1 के, और AVR जो है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में होता है, एक्सट्रीम एक्सिस को शो कर रहा होता है। नॉर्मल ECG की इंटरप्रिटेशन हम AVR को इतना ज्यादा कंसीडर नहीं करते। तो ये हार्ट की ओवरऑल मॉर्फोलॉजी है और ये उसकी लीड्स की डायरेक्शन है। तो अब इनके दरमियान में बिल्कुल यहाँ पे V1 होता है, V1 इंटीरियर लीड्स होती है जो सामने से देख रही होती है। तो ये बिल्कुल सेप्टम के राइट साइड पे पड़ा होता है, V2 सेप्टम के ऊपर होता है, V3 V2 के दरमियान में होती है, निप्पल के बिल्कुल नीचे V4 होती है, V5 और V6 लेफ्टवर्ड लेटरल वॉल को शो कर रही होती है। अब ये हार्ट की पूरी मॉर्फोलॉजी है। अब इसके अंदर हम एक्सिस देख रहे थे कि ये लीड 1 है और ये लीड AVF है। अगर तो R वेव प्रीडोमिनेंट 1 में आ रही है और AVF में भी आ रही है, तो दिस इज नॉर्मल एक्सिस। एक्सिस क्या है? नॉर्मल है आपका। अगर AVF के अंदर जो है वो डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है और 1 के अंदर अपवर्ड डिफ्लेक्शन है, R वेव है और AVF में प्रीडोमिनेंट S वेव है, इसे हम कहते हैं लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। अगर 1 के अंदर जो है वो प्रीडोमिनेंट S वेव है और AVF के अंदर प्रीडोमिनेंट R वेव आ रही है, इसको हम कहते हैं राइट एक्सिस डेविएशन। तो हार्ट का नॉर्मल एक्सिस तो इस डायरेक्शन में पड़ा हुआ है, ये नॉर्मल एक्सिस है हार्ट का। अब लेफ्ट एक्सिस डेविएशन का मतलब क्या है कि एक्सिस थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ मजीद हो गया। ये किस हालत में होगा, किस कंडीशन में होगा? ये जब लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो जाए, कि वो वाला मसल जो है वो बड़ा हो गया, तो LVH के अंदर आता होता है ये प्रीडोमिनेंटली जो, ठीक है ना। या ये वाला बंडल जो है वो कंडक्ट नहीं कर पा रहा सही से, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक आ जाए, उसमें लेफ्ट एक्सिस डेविएशन होती है, उसमें कंडक्शन स्लो है, तो एक्सिस सारे का सारा जो है वो लेफ्टवर्ड डेविएट हो जाएगा आपका, ठीक है ना। ये आ जाए, या यूजुअली जो है वो इंफीरियर वॉल का एम्मा है, उसमें लेफ्ट एक्सिस डेविएशन ओल्ड में आ जाती होती है, या लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलर ब्लॉक हो, इसमें आ जाती है। प्रीडोमिनेंटली जब हम देख रहे होते हैं तो LVH हो, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो, लेफ्ट इंटीरियर फेसिकुलर ब्लॉक हो, इसमें एक्सिस लेफ्टवर्ड डेविएट हो जाता है। अब राइट एक्सिस डेविएशन का मतलब क्या है कि एक्सिस राइटवर्ड डेविएट हो गया, दाईं तरफ आ गया। ये क्यों होगा? जब राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो जाए या राइट बंडल ब्लॉक आ जाए या लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकुलर ब्लॉक आ जाए, लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकुलर ब्लॉक, ये लेफ्ट बंडल ब्रांच के दो फेसिकल होते हैं आगे से, एक इंटीरियर पड़ा होता है, एक बिल्कुल पोस्टीरियर पड़ा होता है। फर्स्ट थिंग यू कैलकुलेट द रेट एंड सेकंड यू विल कैलकुलेट द एक्सिस। एक्सिस कौन सा है? एक्सिस से आपको ये रहनुमाई मिल जाती होती है। नेक्स्ट थिंग, तीसरी चीज जो आप देखते हैं वो हाइपरट्रॉफी, क्योंकि हाइपरट्रॉफी का एविडेंस तो नहीं है, वो हम देखते हैं चारों चैम्बर से कि एट्रियल एनलार्जमेंट तो नहीं आ रही है या वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट तो नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो उसका क्राइटेरिया फिर आपने देखना। अब लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट के अंदर क्या हम देख रहे होते हैं? पी वेव को। अब नॉर्मल PQRS पैटर्न के अंदर नीचे वेव्स, इंटरवल्स और सेगमेंट वाले में आप देखेंगे पी वेव यूजुअली शो कर रही होती है एट्रियल डीपोलराइजेशन को, ठीक है।
QRS शो कर रहा होता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को, P वेव शो कर रही होती है रीपोलराइजेशन को आमतौर पर। ठीक है, तो अब जिस चैम्बर की भी हाइपरट्रॉफी होगी उसकी रेलिवेंट वेव जो है उसको डीपोलराइज करने में टाइम भी ज़्यादा लगेगा। ठीक है ना, और उसको ज़्यादा डीपोलराइज करना भी पड़ेगा, इसलिए वहाँ पे हाँ या वो ब्रॉड हो जाती है या वो टॉल हो जाती है। ठीक है, सो एट्रियल इनलार्जमेंट आप कहाँ पे देखेंगे? पी वेव में। सो हाइपरट्रॉफी का एविडेंस जो है वो आम तौर पे एट्रिया के लिए हम एट्रियल इनलार्जमेंट हम देख रहे होते हैं लीड 2 के अंदर या V1 के अंदर। तो नेक्स्ट थिंग आप क्या देखेंगे एक्सिस के बाद? एक्सिस के लिए आपने किन वेव्स की तरफ देखा? 1 और AVF की तरफ। अब आपने क्या देखना है कि एट्रिया एनलार्ज तो नहीं है, तो आप सीधा चले जाएंगे V1 की तरफ या लीड 2 की तरफ। ठीक है ना, लीड 2 में अगर पी वेव जो है वो 3 स्मॉल स्केल से ब्रॉड है, नॉर्मल पी वेव की जो विड्थ होती है वो 3 स्मॉल स्केल होती है और उसकी हाइट होती है वो 2.5 स्मॉल स्केल होती है बस। ठीक है, 0.25 मिली वोल्ट की उसकी हाइट होती है नॉर्मली और 0.12 सेकंड की उसकी विड्थ होती है नॉर्मल एट्रिया की। अगर उसकी विड्थ जो है वो 3 स्मॉल स्केल से ज्यादा होगी, ठीक है ना, दैट शोज लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट। सिंपल। बाइफिड नहीं मैं बता रहा क्योंकि वो अक्सर नहीं पता लगती, तो अक्सर मिस कर देते हैं कि नहीं ये वाला मसला नहीं। तो लीड 2 और V1 के अंदर आपने ये देखना है कि पी वेव 3 स्मॉल स्केल से ब्रॉड तो नहीं होगी। अगर 3 स्मॉल स्केल से ब्रॉड हो गई है दैट मीन्स लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट है। अगर वो 2.5 स्मॉल स्केल से टॉल हो गई है दैट शोज राइट एट्रियल एनलार्जमेंट। 3 स्मॉल स्केल से ब्रॉड है तो लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट को शो करती है। 2.5 स्मॉल स्केल से टॉल हो गई है, लंबी हो गई है, तो दैट शोज राइट एट्रियल एनलार्जमेंट। ठीक है ना, तो ये आपको इस तरह से नजर आएगी V1 के अंदर। ठीक है ना, दैट इज ब्रॉड पी वेव। ठीक है ना, दैट इज टॉल पी वेव। ब्रॉड पी वेव को हम क्या कहते हैं? पी मिड रेल। और टॉल पी वेव क्या कहते हैं? पी पल्मोनल। ठीक है, लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट के डिफरेंशियल्स क्या होते हैं, किन कंडीशंस में होती है? कॉमनली इट्स एसोसिएटेड विद वल्वुलर हार्ट डिजीज। माइट्रल रिगर्जिटेशन में लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट आ जाती है, माइट्रल स्टेनोसिस में लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट आ जाती है, या डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी जिसमें ऑल 4 चैम्बर डायलेट हो जाते हैं उसमें लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट आपको मिलती है। ठीक है ना, उसमें बाज़ आपको बाई एट्रियल एनलार्जमेंट भी मिल जाती है कि ब्रॉड भी होती है पी वेव और टॉल भी होती है पी वेव, दैट शोज बाई एट्रियल एनलार्जमेंट। ठीक है, ये हो गया एट्रिया। अब आ जाते हैं वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी को। एट्रिया के लिए हम एनलार्जमेंट का लफ्ज यूज करते हैं क्योंकि इनका मस्कुलेचर छोटा होता है, ये बैलूनिंग होती है, इनकी डायलेट हो जाते हैं। वेंट्रिकल्स का मस्कुलेचर थिक होता है तो इनकी हाइपरट्रॉफी होती है, ये थिकन्ड होते हैं। ठीक है, तो दो तरह की, राइट वेंट्रिकुलर की हाइपरट्रॉफी और लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी, जो वेंट्रिकल्स हैं जैसे। तो एलवीएच के लिए, लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी के लिए आपने V1 एंड V6 को देखना, V1 एंड V6 को। तो एज शोन कि अगर तो आर वेव V5 और V6 में 25 mm से ज्यादा हो, 25 mm का क्या मतलब है? 5 लार्ज बॉक्सेस, कि 5 लार्ज बॉक्सेस से ज्यादा हो जाए आर वेव V5 V6 में, या V1 और V2 में एस वेव जो है वो 25 mm से ज्यादा हो जाए। ठीक है, या आर वेव V6 में और एस वेव V1 में ये दोनों सम करके 35 mm से ज्यादा हो जाए, तो फिर हम क्या कहते हैं इसको? लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। इस पैटर्न के साथ आपको लेफ्ट एक्सिस डेविएशन भी मिल जाती होती है बाजूकात जो। ठीक है ना, और अगर तो पैथोलॉजी कंकॉमिटेंट है तो लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट का एविडेंस भी मिल जाता होता है कई दफा। तो एलवीएच के अंदर क्या होता है? आपने 2 लीड्स पे फोकस करना है, V1 पे और V5 या V6 के ऊपर। अगर तो V1 के अंदर
एस वेव जो है वो 25 mm जो है 5 लार्ज बॉक्सेस से ज्यादा हो जाए, 25 mm से ज्यादा हो जाए, इसे हम कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। ठीक है ना। या V5 या V6 के अंदर जो है आर वेव जो है वो 25 mm 5 लार्ज बॉक्सेस से टॉल हो जाए, इसे हम क्या कहते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। या ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा आपका, लेकिन आपको लग रहा है कि ये एलवीएच का पैटर्न हो सकता है, तो इन दोनों को सम कर लेना है आपने। लेट्स से कि ये एस वेव जो है वो 15 mm की बन रही है और ये आर वेव V6 में ये 22 mm की बन रही है, तो इनको जब आप सम करेंगे तो दैट इज 37 mm, तो ये एलवीएच का क्राइटेरिया पूरा कर लेगा। इसके साथ आप एक्सिस देखेंगे तो एक्सिस डेविएट हुआ होगा लेफ्टवर्ड साइड की तरफ से। आरवीएच के अंदर सिंपल है, आरवीएच के अंदर आपको वोल्टेज का क्राइटेरिया नहीं चाहिए। आरवीएच के अंदर जस्ट प्रिडोमिनेंट आर वेव आ जाएगा तो इसको हम राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी कहते हैं। यूजुअली V1 to V6 तक जो है वो ये पैटर्न होता है। स्मॉल आर होती है और प्रिडोमिनेंट एस वेव होती है V1 के अंदर। V3 तक ही आइसो इलेक्ट्रिक हो जाता है, मतलब जितनी आर है उतनी ही एस वेव है, इक्वल हो जाते हैं। V5 V6 तक जो है ये प्रिडोमिनेंट आर वेव हो जाती है। ठीक है। अगर V1 के अंदर आर वेव प्रिडोमिनेंट हो जाए एस वेव की निस्बत, दैट शोज राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। ठीक है ना। और ये पैटर्न ग्रेजुअली रिवर्स हो जाए सारे का सारा, कि V1 के अंदर आर वेव प्रिडोमिनेंट हो जाए और V5 V6 के अंदर जो है वो एस वेव प्रिडोमिनेंट हो जाए, जो नॉर्मल में होता है उसको बिल्कुल रिवर्स कर दें। दैट शोज राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। इसके साथ आपको क्या मिलेगा, राइट एक्सिस डेविएशन मिल जाएगी। आपको क्या मिलेगा, राइट एक्सिस डेविएशन मिलेगी। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी के डिफरेंशियल्स क्या होते हैं, अगर आपको ये वाला पैटर्न मिले तो क्या सोचेंगे आप, कॉमन सिस्टेमिक हाइपरटेंशन। तो सिस्टेमिक हाइपरटेंशन के वर्कअप के अंदर हम ईसीजी करवाते भी होते हैं टू लुक फॉर ईसीजी चेंजेस ऑफ हाइपरटेंशन। एक पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे तो अभी अभी बीपी का मसला हुआ है, आप ईसीजी करवाते हैं, ईसीजी में एलवीएच का पैटर्न मिल जाता है, तो आपको आइडिया हो जाएगा इसको अभी से बीपी का मसला नहीं है, कम से कम इट हैज टेकन अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि फौरन तो हाइपरट्रॉफी नहीं हो जाती हाइपरटेंशन के बाद, प्रोलॉन्ग आफ्टरलोड की वजह से हार्ट जो है वो हाइपरट्रॉफिड होता है। तो इससे आपको क्रोनोलॉजी का भी आइडिया हो जाएगा कितना अरसा हो गया है पेशेंट को ब्लड प्रेशर हुए और उसका कंट्रोल कैसा। जाहिर है पुअरली कंट्रोल्ड हाइपरटेंशन जो है वो एलवीएच करवाएगी, अगर वेल कंट्रोल्ड है मेडिसिन के साथ तो एलवीएच का पैटर्न नहीं आएगा, इवन 10-15 साल तक भी नहीं आएगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर तो उसका मेडिसिन पे कंट्रोल्ड है। तो कंट्रोल भी आप असेस कर सकते हैं और उसका ड्यूरेशन भी असेस कर सकते हैं आप। ठीक है ना, ईसीजी के ऊपर अगर आपको एलवीएच का पैटर्न मिलता है इन पेशेंट विद सिस्टेमिक हाइपरटेंशन। सेकंड थिंग, एओर्टिक स्टेनोसिस। एओर्टिक स्टेनोसिस के अंदर भी एलवीएच का पैटर्न आता है। वो क्यों आता है, क्योंकि अगेन अब फिक्स ऑब्स्ट्रक्शन है आगे जिसके अगेंस्ट हार्ट को कंट्रैक्ट करना पड़ रहा है टू मेंटेन द कार्डियक आउटपुट। अब फिक्स ऑब्स्ट्रक्शन जितना फोर्सफुली कंट्रैक्ट करेगा उतनी उसकी हाइपरट्रॉफी होती जाएगी विद टाइम, आहिस्ता आहिस्ता। तो अगर आपको ईसीजी में एलवीएच मिलता है तो आपने प्रिकॉर्डियम ऑस्कुलेट करनी है फॉर सिस्टोलिक मर्मर, इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर। ठीक है ना, इन द एओर्टिक एरिया। ठीक है ना, और आपने ब्लड प्रेशर देखना है पेशेंट का। ठीक है ना, अगर इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर है तो एओर्टिक स्टेनोसिस है पेशेंट को, अगर मर्मर नहीं है बिल्कुल भी यहाँ पे तो लेकिन ब्लड प्रेशर ज्यादा, तो इसका मतलब ये चेंजेस किस वजह से है, हाइपरटेंशन की वजह से। आरवीएच किस वजह से आता है पेशेंट को, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी किस वजह से आती है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। लॉन्ग स्टैंडिंग पल्मोनरी हाइपरटेंशन जो है वो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी करवाती है। वो कॉमनेस किस वजह से होती है, कॉर पल्मोनल की वजह से हमारे सेटअप में।
एक लंबे अरसे से सीओपीडी चल रहा है पेशेंट को, उसके साथ पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी लीडिंग टू राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। इस तरह लेफ्ट साइड का कोई डिफेक्ट हो, लेफ्टवर्ड फेलियर चल रहा हो, उसकी वजह से बैकवर्ड प्रेशर होता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन होती है, उसकी वजह से आरवीएच हो जाता है पेशेंट को। माइट्रल रिगर्जिटेशन चल रही हो, माइट्रल स्टेनोसिस चल रही हो, एलवी डिसफंक्शन चल रहा हो, आहिस्ता आहिस्ता आरवीएच का पैटर्न आना शुरू हो जाता है पेशेंट को। प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाए पेशेंट को, वो आहिस्ता आहिस्ता राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी करवा देती है। थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमेना चल रहा है, क्रॉनिक थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमेना की वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो रही है पेशेंट को, उसकी वजह से आरवीएच का पैटर्न आ जाता है। तो आरवीएच के साथ क्या आता है, राइट एक्सिस डेविएशन भी आती है और आगे चल के राइट एट्रियल एनलार्जमेंट भी आ जाती है, ठीक है। तो पी पल्मोनेल भी आ रही थी। कॉर पल्मोनेल में हम आमतौर पर यही देख रहे होते हैं कि पी पल्मोनेल होती है वी वेव में, और साथ ही प्रीडोमिनेंट आर वेव होती है विद स्मॉल एस वेव, ठीक है ना। और V6 तक जो है वो आर वेव छोटी हो जाती है, एस वेव प्रीडोमिनेंट हो जाती है उसके अंदर, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल्स भी साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि जो चीज देख रहे हैं उसको अंडरलाइन आपने कंफर्म कैसे करना है। तो अगर आरवीएच का पेशेंट आया है तो चेस्ट बायलेटरली ऑस्कल्टेट करें उसकी, ठीक है ना। चेस्ट में आपको रोंकाई मिल सकते हैं, आईएलडी है तो क्रेप्स मिल सकते हैं आप उसको, ठीक है ना। प्रिकॉर्डियम में क्या मिलेगा आपको, पैरास्टर्नल हीव पॉजिटिव मिलेगी पेशेंट की, पैरास्टर्नल हीव पेशेंट की पॉजिटिव होगी, और पल्पेबल P2 पल्पेबल हो जाएगी, ठीक है ना। इम्पल्स मिलेगी आपको लेफ्ट सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस पे पल्पेट करने के ऊपर, ठीक है ना। दो चीजें पल्पेशन पे मिलेंगी, ऑस्कल्टेशन के ऊपर आपको क्या मिलेगा, P2 लाउड होगी, पल्मोनरी कंपोनेंट ऑफ सेकंड हार्ट साउंड विल बी लाउड P2 होगी उसके अंदर, ठीक है। एलवीएच के अंदर क्या होगा, अगर वो सिस्टेमिक हाइपरटेंशन की वजह से एट्रियल कंपोनेंट ऑफ सेकंड हार्ट साउंड विल बी लाउड, वो लाउड होगा। अगर एओर्टिक स्टेनोसिस की वजह से है तो इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर मिलेगा, लेकिन S2 सॉफ्ट हो जाएगी, फिर वो लाउड नहीं रहेगी, वो सॉफ्ट हो जाएगी बिल्कुल, ठीक है। तो ये थर्ड थिंग जो आपने ईसीजी की स्ट्रिप पे रेट कैलकुलेट कर लिया, एक्सिस देख लिया फॉरन, हाइपरट्रॉफी देख ली है या नहीं है। नेक्स्ट थिंग जो आप आ जाती है वो है इंडिविजुअल कंपोनेंट्स PQRS कम्प्लेक्स के जो, ठीक है ना, वो आपने देखना है। जो हमने कहा था कि हम फिलहाल रिदम को एक दफा स्किप कर देते हैं क्योंकि वो थोड़ा टाइम लेती है देखते हुए। तो आपने इंडिविजुअल कंपोनेंट पे देखना है। सबसे पहले पी वेव को देखें कि पी वेव किस तरह से, ठीक है ना, अपराइट है पी वेव या नहीं है, ठीक है ना, फ्लैट तो नहीं है, ठीक है ना, इन्वर्टेड तो नहीं है पी वेव जो है, ठीक है ना, ये बहुत जरूरी है। नॉर्मली जो इम्पल्स ऐसे नोड से जनरेट होती है उसकी पी वेव अपराइट होती है। अगर पी वेव इन्वर्टेड शो हो रही है आपको, स्मॉल शो हो रही है बिल्कुल, ठीक है ना, दैट शोज कि जो फोकस है वो ऐसे नोड के अलावा पड़ा हुआ है, दैट शोज वेंडरिंग पेसमेकर, ठीक है ना। या पी वेव की मॉर्फोलॉजी चेंज हो रही है और साथ पेशेंट को टैकिकार्डिया भी चल रहा है, इसको मल्टीफोकल एट्रियल टैकिकार्डिया कहा जाता है। तो पी वेव की मॉर्फोलॉजी आपने देखनी है पहले कि पी वेव स्मॉल तो नहीं है, इन्वर्टेड तो नहीं है, ठीक है ना। इनलार्जमेंट के अंदर आपको टॉल मिल जाएगी या ब्रॉड मिल जाएगी, ठीक है ना। सेकंड नंबर पे आ जाता है पीआर इंटरवल। बहुत जरूरी है देखना कि पीआर इंटरवल कैलकुलेट करना आता हो। पीआर इंटरवल जो होता है वो एक लार्ज बॉक्स तक होता है, और अभी आप वेव्स इंटरवल वाले सेगमेंट में देखेंगे दैट स्टार्ट फ्रॉम द इनिशिएशन ऑफ पी वेव। एंड ऑफ पी वेव से नहीं आपने कैलकुलेट करना, स्टार्ट ऑफ पी वेव से कैलकुलेट करना है। स्टार्ट ऑफ पी वेव से स्टार्ट ऑफ क्यू वेव तक, ये पीआर इंटरवल होता है। आमतौर पे लोग जो है वो एंड ऑफ पी वेव से स्टार्ट ऑफ क्यू वेव तक जो है वो कैलकुलेट करो, तो वो पीआर सेगमेंट है, पीआर इंटरवल नहीं है। सेगमेंट की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है इतनी ज्यादा, एक्सेप्ट डिप्रेस देखते हैं हम, पीआर सेगमेंट डिप्रेस होता है पेरिकार्डाइटिस के अंदर जो है ना, उसकी थोड़ी बहुत सिग्निफिकेंस, या शॉर्ट हुआ होता है पीआर सेगमेंट जो है WPW सिंड्रोम के अंदर, तो वो इतना ज्यादा कंसर्निंग इमरजेंसी में चीज नहीं है। पीआर इंटरवल आपने देखना है, बहुत जरूरी है। अगर तो पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग है दैट शोज हार्ट ब्लॉक, कि इम्पल्स कंडक्शन के अंदर डिले आ रही है। 5 स्मॉल बॉक्सेस या 1 लार्ज बॉक्स से पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग हुआ है दैट शोज हार्ट ब्लॉक, दैट शोज हार्ट ब्लॉक, ठीक है ना। सिंपल, पहली चीज तो ये पूरी होगी ना। अब आगे आ जाता है कि किस तरह का ब्लॉक है, ठीक है ना। वेंकी बैक है, मोबिटिस टाइप 1 है, मोबिटिस टाइप 2 है, या कंप्लीट हार्ट ब्लॉक 3rd डिग्री जो, ठीक है ना। ये फर्दर बात की चीजें, लेकिन पहली चीज जो आपने यहां तक देखनी है कि पीआर इंटरवल 1 लार्ज बॉक्स से अंदर अंदर है या उससे
ब्रॉड, ठीक है ना। अगर ब्रॉड है तो दैट शोज हार्ट ब्लॉक। उसके बाद आ जाता है QRS कम्प्लेक्स जो है आपका। QRS कम्प्लेक्स जो होता है ये 3 स्मॉल स्क्वायर तक होता है, 3 स्मॉल बॉक्सेस जो होते हैं ये नॉर्मल इसकी विड्थ होती है QRS कम्प्लेक्स की। अगर ये इससे ब्रॉड हो जाए, 3 स्मॉल स्क्वायर से ब्रॉड हो जाए तो इसको हम वाइड कम्प्लेक्स कहते हैं आमतौर पर, ठीक है ना। अब वाइड कम्प्लेक्स के डिफरेंशियल जो होते हैं वो काफी सारे होते हैं, ठीक है ना। अगर तो वो नॉर्मल पी वेव के साथ प्रोसीड कर रहा है, उसके पीछे नॉर्मल पी वेव आ रही है, नॉर्मल PR इंटरवल है उसका, और आगे QRS कम्प्लेक्स 0.12 सेकंड से या 3 स्मॉल स्क्वायर से ब्रॉड हुआ हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ये बंडल ब्रांच ब्लॉक को शो, दैट शोज बंडल ब्रांच ब्लॉक। कि इम्पल्स जो है वो ऐसे नोड से जनरेट हुई है, उसने अपना PR इंटरवल भी पूरा किया है, मतलब एट्रिया से कंडक्ट होके भी आई है, AV सेगमेंट तक पहुंची है, वहां भी कंडक्शन ठीक होगी है, आगे कंडक्शन में डिले आ रही है। तो ECG के ऊपर आपको P वेव भी मिलेगी, PR इंटरवल भी मिलेगा नॉर्मल अपनी जगह पे, लेकिन QRS ब्रॉड हुआ होगा। अब QRS ब्रॉड अगर मिल गया आपको, दैट शोज बंडल ब्रांच ब्लॉक। अब आपने ये देखना है कि ये लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है या राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, ठीक है ना। तो अगर तो ये प्रिडोमिनेंट R वेव आपको मिल जाती है V1 के अंदर, ठीक है ना, विद ब्रॉड QRS, दैट शोज राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। अगर प्रिडोमिनेंट R वेव आपको मिल जाती है V5 V6 के अंदर विद ब्रॉड QRS कम्प्लेक्स, दैट शोज लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। फिलहाल इसी को याद कर लें, ये जरूरी है, इसको आगे भी हमने डिस्कस करना है दोबारा से, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है QT इंटरवल। ये बहुत सिग्निफिकेंट है आपका। इलेक्ट्रोलाइट चेंजेस जो हैं या कंजेनिटल प्रोलॉन्ग QT सिंड्रोम्स जो हैं, और इसका रिस्क जो है कन्वर्जन का, लॉन्ग QT का कन्वर्जन का रिस्क होता है आमतौर पे वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के अंदर। तो ये आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, और आपने हर ECG पे ये लाजमी कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो QT इंटरवल होता है स्टार्ट ऑफ Q वेव से लेके एंड ऑफ T वेव तक, स्टार्ट ऑफ Q वेव से एंड ऑफ T वेव तक, ठीक है ना। ये जितने भी रिदम की प्रॉब्लम्स हैं ये आपने या लीड 2 में देखनी होती हैं या लीड V1 के अंदर देखनी होती है। कॉमनली लीड 2 में देखते होते हैं हम इसको, ठीक है ना। तो QT इंटरवल नॉर्मली कितना होता है, RR इंटरवल का हाफ होता है, RR इंटरवल का हाफ होता है, ठीक है ना। अब अगर तो पेशेंट साइनस रिदम के अंदर है, फिर तो आप सिंपल RR इंटरवल का कैलकुलेट करके उसका हाफ निकाल लेंगे। अगर टैकिकार्डिया चल रहा है या स्वेयर ब्रेडिकार्डिया चल रहा है या इर्रेगुलर है उसका, तो फिर आप करेक्टेड QT निकालते हैं। करेक्टेड QT कैसे निकालते हैं कि आप QT ओवर स्क्वायर रूट ऑफ RR इंटरवल लेते हैं। आमतौर पे हमारे पास इमरजेंसी के अंदर करेक्टेड QT ही निकालना पड़ता है, क्योंकि पेशेंट को टाइकार्डिया चल ही रहा होता है, या उसको हाइपोक्सिया चल रहा होता है, या उसको कार्डियोजेनिक शॉक भी होता है इसके साथ, या कोई और पैथोलॉजी चल रही होती है। तो इमरजेंसी में जब आपके पास पेशेंट आता है तो वो साइनस रिदम के अंदर और स्टेबल हार्ट रेट के साथ नहीं आएगा, वो या टैकी में होगा या ब्रेडी में होगा, ठीक है। तो आपको वहां पे करेक्टेड QT ही निकालना पड़ेगा। तो आपने QT इंटरवल काउंट करना है कितने स्मॉल बॉक्सेस हैं, ठीक है ना। वो काउंट करके उसके नीचे स्क्वायर रूट ले लेना है आपने RR इंटरवल का, उसको फिर डिवाइड कर देना, ठीक है ना। अब करेक्टेड QT इंटरवल देख लें आप कि प्री प्यूबर्टी के अंदर 460 मिली सेकेंड्स होता है, पोस्ट प्यूबर्टल मेल्स में 470 होता है, पोस्ट प्यूबर्टल फीमेल्स में 480 मिली सेकेंड होता है, ठीक है ना। ये नॉर्मल है। इससे ज्यादा अगर होगा तो प्रलॉन्ग QT होता है। ये नॉर्मल है, इससे ज्यादा अगर होगा तो QT प्रलॉन्ग कहेंगे उसको, ठीक है। यहां तक हो गया। आगे आ जाए Q वेव्स। अब QRS के अंदर जो है वो पहली चीज जो आती होती है वो Q वेव आती है। नॉर्मली Q वेव्स जो होती है वो इनसिग्निफिकेंट होनी चाहिए, ठीक है ना। Q वेव शो कर रही होती है सेप्टल डीपोलराइजेशन को, ठीक है ना। तो स्मॉल Q वेव्स आपको नजर आ सकती हैं AVL 1 2 V5 V6 में, आमतौर पर ये नजर नहीं आती है हेल्दी पर्सन के अंदर जो, ठीक है ना। पैथोलॉजिकल Q वेव कब होंगी, कब हम कहेंगे, जब ये प्रिडोमिनेंट हुई हो, 1 और 2 स्मॉल स्क्वायर डीप हो जाए, या नॉर्मल QRS का 25% से ज्यादा हो जाए। ये दोनों चीजें याद रखना जरूरी है। हो सकता है टोटल QRS ही पेशेंट का 4 या 5 स्मॉल स्क्वायर का हो, लो वोल्टेज ECG हो उसकी, परफॉर्म्ड बाय वेंट्रिकुलर डायलिटेशन हुई हो उसकी वजह से उसके QRS छोटे छोटे आ रहे हैं, या LV डिसफंक्शन के अंदर QRS छोटे छोटे आना शुरू हो जाते हैं, कार्डिक टेम्पोनॉड हो जाए QRS छोटे छोटे हो जाते हैं।
या बहुत थिक चेस्ट वाल हो, मोटी चेस्ट वाल हो, तो उसके अंदर भी QRS छोटे छोटे रहते हैं उसमें। तो आपको अगर क्यू वेव मिल जाती है तो आपने ये देखना है, अगर तो नॉर्मल QRS है, हाइट उसकी वोल्टेज ठीक है, तो 2 स्मॉल स्केल से ज्यादा डीप है तो पैथोलॉजिकल है, या 25% ऑफ आर वेव, जितनी आर वेव ऊपर गई हुई है उससे 25% उसका है वो नीचे चली गई है क्यू वेव, ठीक है ना, डीप हो गई है, दैट शोज पैथोलॉजिकल क्यू वेव, ठीक है ना। और 1 स्मॉल स्केयर वाइड हो जाए, एक स्मॉल स्केयर वाइड हो जाए, वो भी पैथोलॉजिकल होती है, ठीक है ना। ज्यादा पैथोलॉजिकल क्यू वेव्स डायग्नोस्टिक कब होती है, अगर उसके साथ पी वेव इन्वर्जन भी चल रही हो उसी लीड के अंदर, ठीक है ना। ये किस चीज को शो करती है, पैथोलॉजिकल क्यू वेव शोज प्रायर एमआई को, पुराना एमआई हुआ होगा पेशेंट को, प्रीवियस एमआई को, ठीक है ना, ओल्ड एमआई को शो करती है, ठीक है ना। अब आ जाए डोमिनेंट आर वेव। डोमिनेंट आर वेव नॉर्मली कहां पे होती है, इसी सामने देखें ना, जो एक्सिस है आपका, आर वेव डोमिनेंट किन लीड्स में आनी चाहिए, इन लीड्स में, क्योंकि ये एक्सिस के अलॉन्ग पड़ी हुई है। इस तरह V1 में आनी चाहिए, AVF में आनी चाहिए, 2 में आनी चाहिए, इसमें तकरीबन आइसोइलेक्ट्रिक होती है AVF के अंदर, ठीक है। इनके अंदर जो QRS होते हैं उनमें प्रेडोमिनेंट आर वेव होती है, V4, V5, V6, इस तरह 1, 2 AVF और AVL के अंदर, सॉरी AVL है, ठीक है ना। अब पैथोलॉजिकल प्रेडोमिनेंट आर वेव कब होगी, जब वो इन लीड्स में देखेंगे आप V1 के अंदर। V1 के अंदर पैथोलॉजिकल आर वेव क्या शो कर रही होती है, RVH को, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी को हम पहले भी डिस्कस करके हैं, या राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, उसमें प्रेडोमिनेंट भी हुई होगी और ब्रॉड भी हुआ होगा QRS, ठीक है ना। ये हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी को, या पोस्टीरियर एमआई को, पोस्टीरियर एमआई को भी शो करती है अगर V1 V2 के अंदर आएगा, ठीक है। दूसरी आती है AVR। AVR जो है एक्सट्रीम एक्सिस में पड़ा हुआ है, देखिए यहां पर, इसमें भी आर वेव नहीं आती, इसमें प्रिडोमिनेंट एस वेव आती है। नॉर्मली आप जितनी भी ECG देखेंगे उसमें ये पैटर्न होता है, आर वेव नहीं आनी चाहिए इसके अंदर। अगर इसके अंदर प्रिडोमिनेंट आर वेव आती है, ये वाला पैटर्न आ जाता है। पहले तो आपने देखना है कि ये लीड्स रिवर्सल तो नहीं है, लीड्स उल्टी तो नहीं लगाई हुई है कहीं पर। लीड रिवर्सल में क्या होगा, AVR में प्रिडोमिनेंट आर वेव आएगी, उसके बिल्कुल नीचे AVL होती है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसमें प्रिडोमिनेंट एस वेव आ रही होगी, पी भी उल्टी हुई होगी और टी वेव भी इन्वर्टेड हुई होगी, सारा कुछ इन्वर्टेड होगा। दैट मीन्स कि लीड रिवर्स लगाई हुई है आपने, उल्टी लगाई हुई है लीड्स। अगर लीड सीधी है, सारा कुछ ठीक है, तो AVR के अंदर प्रिडोमिनेंट आर वेव जो है वो किसको शो करती है, TCA पॉइजनिंग को, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट पॉइजनिंग को, डेक्स्ट्रोकार्डिया को और VT को, इन तीन चीजों को ये शो कर रही है, ठीक है। फिर एक और पैटर्न जो बहुत कॉमनली आपको देखने को मिलता है, दैट इज पुअर प्रोग्रेशन ऑफ आर वेव, की आर वेव की प्रोग्रेशन जो है वो पुअर हो जाती है। हमने नॉर्मली बताया कि आर वेव प्रोग्रेस ऐसे कर रहा होता है, ये आपकी V1 है, V1 के अंदर प्रिडोमिनेंट एस वेव आती है, ये V2 है, इसमें छोटी सी आर वेव बनना शुरू होती है। उसके बाद ये लीड 3 है जिसमें तकरीबन आइसोइलेक्ट्रिक हो जाता है, एस वेव और आर वेव बराबर हो जाती है, ठीक है ना। देन लीड 4 है, इसमें प्रेडोमिनेंट आपके पास आर वेव आ जाती है, और V5 V6 में इसी तरह से। अगर ये प्रोग्रेशन पुअर हो जाए कि आर वेव जो है वो स्मॉल ही रहे सारों के अंदर, जो ये शो करती है प्रीवियस एंटीरियर वॉल एमआई कि पहले एंटीरियर वॉल एमआई हो चुके, ठीक है ना। जहां पर नॉर्मल टिश्यू है एलवी का, उसकी वजह स्कार पड़ा हुआ है। अब जब स्कार है वहां पे तो वो तो इंपल्स कंडक्ट नहीं करेगा, जब कंडक्ट नहीं करेगा तो आर वेव नहीं बनेगी वहां पे, ठीक है। तो प्रायर एंटीरियर वॉल एमआई या कार्डियोमायोपैथी हो, इस्केमिक कार्डियोमायोपैथी हो जाए पेशेंट को, LVH हो, COPD हो, LBB हो, इनके अंदर आर वेव की प्रोग्रेशन जो है वो पूर हो जाती है, ठीक है। तो ये कॉमन चीजें जो आपने देखनी। अब उसके बाद आता है J पॉइंट, ये बहुत ट्रिकी चीज है।
और जे पॉइंट एलिवेशन को डायग्नोज करना भी बहुत जरूरी है। अगर आप जे पॉइंट एलिवेशन डायग्नोज नहीं करेंगे तो आप हर चौथे पांचवें मरीज को जो है वो एमआई बना के उसे ट्रीट कर रहे होंगे। जे पॉइंट शो करता है अर्ली रीपोलराइजेशन को, या जे पॉइंट एलिवेशन जो होती है वो अर्ली रीपोलराइजेशन को शो करती है। जे पॉइंट किसे कहते हैं हम? ये पी वेव है आपकी, उसके बाद पी आर सेगमेंट है, देन क्यू है। ये बिल्कुल जहां पे आर वेव एंड हो रही होती है यहाँ पे छोटी सी नॉच बनती है, ये एस टी सेगमेंट है। दिस इज जे पॉइंट, अक्सर ईसीजीज में आता है। ये अर्ली रीपोलराइजेशन को शो कर रहा होता है जे पॉइंट से, ठीक है ना। अब आपने जे पॉइंट की रेलिवेंस में एसटी सेगमेंट को देखना है कि अगर तो जे पॉइंट के बाद एसटी सेगमेंट नीचे की तरफ आ रहा है, डाउनवर्ड कनकेव पैटर्न बन रहा है, दैट इज नॉर्मल, ठीक है ना। बेशक वो जितना मर्जी एलिवेटेड है, बाज़ औक़ात इस तरह से भी आ जाता होता है। अब ये एसटी एलिवेशन ही लग रही है देखने, ठीक है ना, एसटी सेगमेंट इतना उठा हुआ लग रहा है, लेकिन ये जे पॉइंट है। इसके बाद डाउनवर्ड स्लोप है उसका। डाउनवर्ड स्लोप का मतलब क्या? नॉर्मल। दिस इज जे पॉइंट एलिवेशन, ठीक है। ये जरूरी है देखना, ठीक है ना। हाँ, अगर जे पॉइंट के बाद अपवर्ड स्लोप आ जाए वो एसटी एलिवेशन प्रॉपर है, वो एमआई को शो करती है कि कहीं पे आपको जे पॉइंट मिला है, उसके बाद ये वाला पैटर्न आ गया, दिस इज कन्वेक्स पैटर्न। कन्वेक्स पैटर्न के अंदर जो है वो सिग्निफिकेंट होती है जे पॉइंट एलिवेशन, और ये एमआई को ही शो करती है। तो जे पॉइंट नॉच मिल जाए आपको, शार्प नॉच मिल जाए, आर वेव जहां पे एंड हो रही है, एस वेव जहां पे शुरू हो रही है, और उसके बाद एसटी सेगमेंट आ जाए डाउन स्लोपिंग, तो ये नॉर्मल है। अगर अप स्लोपिंग आ जाए तो वो एमआई को शो करे। सब में नहीं आता, अक्सर पेशेंट्स की अर्ली रीपोलराइजेशन चल रही होती है तो उनमें ये वेल डिमार्केटेड जो है वो जे पॉइंट आपको मिल जाता होता है, ठीक है ना। अब आ जाए एमआई की तरफ या इस्केमिक चेंजेस के ऊपर कि एसटी सेगमेंट को आपने कैसे देखना है। तो हमने अभी तक पी वेव, पी आर इंटरवल, क्यू आर एस उसको देखा है, क्यूटी को भी देख लिया किसी हद तक थोड़ा बहुत। तो जो सबसे अहम चीज है इमरजेंसी के अंदर, दैट इज एसटी सेगमेंट की इंटरप्रिटेशन, कि आपने एसटी सेगमेंट को इंटरप्रेट कैसे करना है, और ये तमाम लीड्स के अंदर देखना होता है। और आपको ये भी आइडिया होना चाहिए कि कौन सी लीड किस एरिया को डिमार्केट कर रही है, ठीक है। तो सबसे पहले आप जो पैटर्न्स वाला सेगमेंट है उसके ऊपर आ जाए ताकि आपको लीड्स का आइडिया हो जाए। लीड V1 टू V4 जो है ये बिल्कुल इंटीरियर साइड पे पड़ी होती है, इसलिए इनको हम एंटीरियर वॉल को कहते हैं। और ये किस टेरिटरी को डिफाइन कर रही होती है? लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। 1 AVL V5 V6, ये इस तरफ आप देखेंगे तो ये सारी लेटरल साइड पे पड़ी हुई है लीड्स। AVL भी लेटरल साइड पे है, 1 भी, इसी तरह V5 V6 भी लेटरल साइड पे है। तो ये चारों चीजें जो है किसको कर रही होती है? लेटरल वॉल एमआई को। ये किसको डिमार्केट कर रही होती है? लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी को, ठीक है ना। इसी तरह इंफीरियर वॉल एमआई, इंफीरियर वॉल एमआई किसको शो कर रहा होता है? ये नीचे देखें 3 AVF और 2, ये नीचे पड़ी हुई है बिल्कुल हार्ट के, ठीक है ना। ये किसको दिख रही होती है? इंफीरियर वॉल को, ठीक है ना। इंफ्रोलेटरल वॉल एमआई अगर आ जाए कि इंफीरियर वॉल आरसीए भी इन्वॉल्व है और लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स भी इन्वॉल्व है, तो फिर उसमें क्या आएगा? 2-3 AVF में भी चेंजेस आ जाएंगी और 1 AVL में भी आ जाएंगी, साथ V5 V6 में भी आ जाएंगी चेंजेस, ठीक है ना। अच्छा, पोस्टीरियर वॉल एमआई अगर हो पेशेंट को तो उसमें क्या होगा? इनमें से कोई लीड भी पोस्टीरियरली नहीं लगी हुई है, तो आप V1 और V2 V3 के सामने जो है, जो पोस्टीरियर वॉल के बिल्कुल सामने पड़ी हुई है, इनके अंदर रेसिप्रोकल चेंजेस को देखें कि इसके अंदर रेसिप्रोकल चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है ना। वो आगे केसेस के अंदर हम इसको फिर मजीद डिस्कस करेंगे। V1 V2 V3 के अंदर रेसिप्रोकल चेंजेस जो हैं वो शो करती है पोस्टीरियर वॉल एमआई को। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है कि इनमें प्रेडोमिनेंट आर वेव आ जाएगी, एसटी डिप्रेशन आएगी और अपराइट टी वेव आ जाएगी। तो इसको जब आप फ्लिप करके देखेंगे तो आपको एसटी सेगमेंट, एसटी एलिवेशन का पैटर्न मिल जाएगा इसमें, ठीक है ना। अच्छा, अब ईसीजी के अंदर दूसरी जो अहम कंसेप्ट होता है
जब इमरजेंसी में आपके पास पेशेंट आता है, वो होता है एवोल्यूशन का, डायनामिक चेंजेस। ये बहुत जरूरी है, ये कंसेप्ट आपके जहन में क्लियर होना कि पेशेंट आपके पास ब्लॉकेज के किसी भी लेवल पे आ सकता है, ठीक है ना। तो उसमें हर लेवल के ऊपर ईसीजी की फाइंडिंग्स डिफरेंट होती है, तो आपको एवोल्यूशन के पैटर्न्स का पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो पहली चीज। दूसरी चीज, जो सबसे सेंसिटिव मार्कर है ना इस्कीमिया का, वो है डायनामिक चेंजेस, कि आपकी चेंजेस चेंज हो जाए, आइदर स्पॉन्टेनियसली या आपकी इंटरवेंशन के साथ बेहतर हो जाए या वर्स हो जाए। ये ज्यादा सेंसिटिव मार्कर है रेदर देन फिक्स चेंजेस के। इसलिए अक्सर औकात हम ईसीजी में अगर एक पेशेंट का डायग्नोसिस क्लियर नहीं हो रहा होता कि ये इसको पुरानी एससी डिप्रेशन है, पुराना टी वेव इन्वर्जन है, या पुरानी क्यू वेव्स हैं, या अभी नई चेंजेस आ गई हैं इसको, तो हम क्या करते हैं, पेशेंट को लोड करते हैं और उसको रख लेते हैं। उसकी सीरियल ईसीजीज करते हैं हर घंटे, आधे आधे घंटे या घंटे घंटे के बाद। अगर तो उसकी ईसीजी की चेंजेस चेंज हो जाए, तब्दील हो जाए, आइदर इंप्रूव हो जाए या वर्स हो जाए, दोनों केसेस के अंदर दैट शोज कि समथिंग डायनामिक इज गोइंग, कि पुराना नहीं है ये अभी चल रहा है जो कुछ भी हो रहा है। और आपके इंटरवीन करने से या उसको फायदा हो रहा है, चीजें बेहतर हो रही है या खराब हो रही है। बेहतर हो रहा है तब भी एडमिट होगा पेशेंट, खराब हो रहा है तब भी एडमिट होगा पेशेंट। दिस इज अ ट्रिकी पार्ट। कि फर्ज करें एक पेशेंट आया थोड़ी सी एसटी एलिवेशन के साथ, वन स्मॉल स्क्वायर एसटी एलिवेशन थी उसकी जो है, ये हाइपर एक्यूट टी वेव थी उसकी। आपने उसको लोड किया, 300 मिलीग्राम डिस्प्रिन भी दे दी, 300 मिलीग्राम क्लोपेडोग्रिल भी दे दिया उसको, जो है हेपरिन भी दे दी उसको जो है, एंड आपने उसके कार्डियक एंजाइम ड्रॉप भेजा। पेशेंट कहता है मुझे 4 घंटे से छाती में दर्द हो रहा है। आपने अगली ईसीजी कराई, बिल्कुल परफेक्टली फाइन। इसका मतलब क्या है कि ऑन गोइंग क्लॉट फॉर्मेशन चल रही थी, यू टाइमली इंटरवीन, पेशेंट का प्रोसेस रुक गया टेम्परेरीली, फुल ब्लॉकेज में नहीं गई आर्टरी, ट्रांसम्यूरल एमआई नहीं हुआ उसको, लेकिन दैट शोज व्हाट, कि ये कोई जे पॉइंट एलिवेशन नहीं है, ये कोई अर्ली रिपोलराइजेशन नहीं है, ये प्रॉपर उसको इस्कीमिया चल रहा था, जो आपकी टाइमली इंटरवेंशन से पेशेंट टेम्परेरीली ठीक हो गया। लेकिन इसको एंजियोग्राफी की जरूरत भी है और इसको अभी हेपरनाइजेशन की जरूरत भी है। तो इसको एडमिट करेंगे आप, हेपरिन स्टार्ट करवाएंगे, इसके एंजियोग्राफी का टाइम लेंगे फौरन। समझ गए। इसी तरह एक पेशेंट आपके पास आया और टी वेव फ्लैटनिंग के साथ, आपने देखा इसकी 2-3 एवीएफ के अंदर टी वेव इन्वर्टेड है या टी फ्लैट हुई हुई है। अब पता नहीं है नई है पुरानी है, हो सकता है पुराना इस्कीमिया चल रहा हो उसका, सब एंडोकार्डियल जो। तो लेकिन पेशेंट कह रहा है कि डॉक्टर साहब मुझे घबराहट हो रही है, थोड़ा सांस में भी तलखी है मेरे, थोड़ा सा चेस्ट में पेन भी हो रहा है। आप प्लस माइनस में है कि मैं क्या करूँ। अगेन लोड करें, रख लें उसको, रखें और सीरियल ईसीजीज कर लें उसके कार्डियक एंजाइम्स या ट्रॉप भी भिजवा दें। अगर तो उसकी टी वेव इन्वर्जन बेहतर हो जाती है या वर्स हो जाती है, कि प्रॉपर टी इन्वर्ट होगी, एससी भी प्रॉपर डिप्रेस हो गया, ये एलिवेशन आना शुरू हो गई, तो इसका मतलब क्या है कि डायनामिक चेंजेस, डायनामिक चेंजेस का ईसीजी के अंदर आना, ये ज्यादा सेंसिटिव मार्कर है इसकी, ठीक है ना। तो जहां कहीं भी डायग्नोस्टिक एम्बिग्यूटी आई, यू हैव टू स्टार्ट द ट्रीटमेंट एंड यू एडमिट द पेशेंट एंड यू विल गो फॉर सीरियल ईसीजीज टू कंफर्म योर डायग्नोसिस। उसे घर नहीं भेजेंगे आप कि आप नेल्बन मार्जन लगाएं, उसका दर्द फारग कराएं और जाएं भी आप ठीक, पुरानी चेंजेस। सेकंड थिंग जो आपने करनी है कि अगर आपको लग रहा है कि ईसीजी की चेंजेस पुरानी है उसकी, तो आप क्या करेंगे, आप ईसीजीज मंगवा लेंगे पुरानी उसकी, उसे कहें अपनी पुरानी ईसीजीज ले आए। तो हो सकता है उसको प्रीवियस एमआई हुआ हो, प्रीवियस कुछ भी हुआ हो। ये वैसे ही पेशेंट कहता है जी मैं 3 महीने पहले भी आया था, मैंने ईसीजी कराई थी, डॉक्टरों ने कहा था ठीक है ईसीजी आप उसे कहना है आप ईसीजी ला के दे। अगर पिछली ईसीजी से चेंजेस डिफरेंट है, इसका मतलब समथिंग न्यू इज गोइंग ऑन। अगर जो एसटी डिप्रेशन या टी वेव इन्वर्जन पिछली ईसीजी जैसी है, बिल्कुल सेम इसका मतलब पुरानी है। फिर आप उसको सिम्टोमेटिकली मैनेज करके उसका अंजाइना सेटल करके उसको भेज सकते हैं और उसको आप ओपीडी फॉलोअप पे बुला लें फर्दर इंटरवेंशन के लिए, अगर आप करना चाह रहे हैं तो। ठीक है। तो एसटी सेगमेंट की एलिवेशन जो है ना,
ये इसका पैटर्न आपको पता होना चाहिए एवोल्यूशन का। जो इसकी एवोल्यूशन का पैटर्न क्या है, आपके पास किसी स्टेज पे भी इसके पेशेंट आ सकता है। इन डिटेल तो आप देख लें कि एसटी सेगमेंट एलिवेशन जो है, न्यू एसटी सेगमेंट एलिवेशन एट द जे पॉइंट, कि जहां पे जे पॉइंट बन रहा है उससे ऊपर एलिवेशन होनी चाहिए, उससे नीचे नहीं। कि आइसोइलेक्ट्रिक लाइन से तो हो सकता है ऊपर हो, लेकिन जे पॉइंट ही इतना ऊपर है कि आपको लग रहा है कि पता नहीं एलिवेशन है या नहीं। जे पॉइंट से ऊपर एलिवेशन आनी चाहिए और टू कंटिग्यूअस लीड्स के अंदर आनी चाहिए। ये नीचे हमने पैटर्न देखे कि जिस वॉल या टेरिटरी की लीड्स हैं उसकी 2 लीड में कम से कम आना चाहिए एलिवेशन, जो एक में नहीं। कि आप कहें कि एक पेशेंट आपके पास आया है, अकेली V1 के अंदर उसकी एलिवेशन है, भाई किसी लीड में नहीं है, बाकी सारी चीज ठीक है, V1 में 2 सेगमेंट से ज्यादा एलिवेशन आई हुई है, इनसिग्निफिकेंट। या एक पेशेंट जो कॉमनली आता है हमारे पास, लीड 3 के अंदर एसिड डिप्रेशन आती है, क्यू वेव्स भी आ जाती होती हैं और एसिड डिप्रेशन भी आ जाती है, अकेली लीड 3 के अंदर, इनसिग्निफिकेंट है। सिंगल लीड की चेंजेस इनसिग्निफिकेंट होती है। चेंजेस मस्ट बी इन 2 कंटिग्यूअस लीड्स, 2 लीड्स के अंदर चेंजेस आनी चाहिए। जो लिम्ब लीड्स हैं आपकी 1, 2, 3 AVL और AVF, उनके अंदर जो है वो 1 स्मॉल स्केल से ज्यादा एलिवेशन हो तो सिग्निफिकेंट है। जो चेस्ट लीड्स हैं आपकी V1 to V6, इसमें 2 स्मॉल स्केल से ज्यादा एलिवेशन हो तो सिग्निफिकेंट। लिम्ब लीड में 1 स्मॉल स्केल और चेस्ट लीड में 2 स्मॉल स्केल। एसटी डिप्रेशन जो है ये हाफ स्मॉल स्केल से ज्यादा भी हो डिप्रेस तो सिग्निफिकेंट है। सो इवन एसटी फ्लैट भी हुआ हो, फिर टी वेव नजर नहीं आ रही, एसटी फ्लैटनिंग कहते हैं इसको, या वो हाफ स्मॉल स्केल से ज्यादा भी डिप्रेस है, दैट इज सिग्निफिकेंट। ठीक है ना। शो क्या करता है ये एसटी डिप्रेशन एंड टी वेव इन्वर्जन, ये किसको शो कर रही होती, नॉन एसटी एलिवेशन एमआई को, NSTACS कहते हैं, नॉन एसटी एलिवेशन एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम। ठीक है ना। एसटी एलिवेशन आ जाए प्रॉपर इन 2 कंटिग्यूअस लीड्स इन रेलिवेंट क्लिनिकल कंटेक्स्ट। चेस्ट पेन के साथ पेशेंट आया, ECG किया आपने, V1 to V4 के अंदर जो है वो 2 स्मॉल स्केल से ज्यादा एसटी एलिवेशन हुई हुई है पेशेंट की। ठीक है ना। ये किसी को कहती है एसटी एलिवेशन एमआई। अब एसटी एलिवेशन एमआई के अंदर जो दूसरा बड़ा कंसेप्ट है वो है रेसिप्रोकल चेंजेस, कि जिन लीड्स के अंदर एसटी एलिवेशन आती हैं उसके बिल्कुल ऑपोजिट लीड में डिप्रेशन आनी चाहिए। कि इंटीरियर लीड्स में अगर एलिवेशन है तो इंफीरियर लीड्स के अंदर आपको डिप्रेशन मिल जाएंगे, या लेटरल लीड्स के अंदर एलिवेशन है तो इंफीरियर लीड्स में आपको डिप्रेशन मिल जाएंगे। इंफीरियर लीड में एलिवेशन है तो आपको लेटरल लीड या इंटीरियर लीड में डिप्रेशन मिल जाएंगे। रेसिप्रोकल चेंजेस ज्यादा सेंसिटिव मार्कर है एलिवेशन से भी एमआई का। ठीक है। पिछला पेशेंट आपके पास इमरजेंसी में आया था, इंटीरियर वॉल एमआई का, आप ले गया था जिसको, उसके रेसिप्रोकल चेंजेस किसमें थी, 2-3 AVF के अंदर, इंफीरियर लीड्स के अंदर रेसिप्रोकल डिप्रेशन आ रही थी उसकी। तो रेसिप्रोकल चेंजेस जो है वो देखना जरूरी है आपको। कि आपने देखा कि V1 to V4 के अंदर एलिवेशन है, साथ ही इंफीरियर लीड्स को देखें कि इंफीरियर लीड के अंदर डिप्रेशन तो नहीं आ रही रेसिप्रोकल। सेकंड मेजर थिंग इज रेसिप्रोकल चेंजेस। अच्छा, अब आए इंफीरियर वॉल एमआई के अंदर। इंफीरियर वॉल एमआई के अंदर 2 एसोसिएशंस होती हैं जो आपने लाजमी देखनी। इंफीरियर वॉल एमआई किसकी इन्वॉल्वमेंट से होता है, राइट कॉर्नरी आर्टरी। RCA जो है वो आपकी इंफीरियर वॉल को सप्लाई कर रही होती है, RCA राइट वेंट्रिकल को भी सप्लाई कर रही होती है और पोस्टीरियर वॉल को भी कर रही होती है सप्लाई मोस्ट केसेस के अंदर। तो जब भी पेशेंट इंफीरियर वॉल एमआई का आएगा उसको कंकॉमिटेंट राइट वेंट्रिकुलर इंफार्क्शन भी हो सकती है और पोस्टीरियर वॉल का एमआई भी हो सकता है। तो हर इंफीरियर वॉल एमआई के पेशेंट की आपने राइट साइडेड लीड्स भी निकलवानी है और पोस्टीरियर लीड्स भी निकलवानी है। All the patients with inferior wall MI should have right-sided leads and posterior leads to rule out right ventricular infarction and posterior wall MI. बेशक उसकी रेसिप्रोकल चेंजेस आपको नजर आ रही है या नहीं नजर आ रही है, एक प्रोटोकॉल के तहत आपने सारे इंफीरियर वॉल एमआई के पेशेंट की राइट साइडेड लीड्स भी निकलवानी है और पोस्टीरियर लीड्स भी निकलवानी है। ठीक है ना। तो ये 2-3 मोटे मोटे प्रिंसिपल्स जो ये आपने याद रखना। अब एमआई इन एवोल्यूशन के चेंजेस आती किस तरह से। पहले नंबर पे जब पेशेंट को ट्रांसम्यूरल एमआई हो रहा होता है
तो उसकी टी हाइपर एक्यूट होती है। ये पैटर्न बनता है। मोर देन 33% ऑफ आर वेव, कि आर वेव की जो टोटल विड्थ है उसका 33% से ज्यादा हो गया आर वेव, इसे कहते हैं हाइपर एक्यूट टी वेव। हाइपर एक्यूट, ये अर्ली एमआई को शो करती है या हाइपरकलीमिया को शो कर रही होती है, ठीक है ना। ये होता है शुरू में। सेकंड पे आपके पास फिर क्या आता है, कन्वेक्स एसटी एलिवेशन आती है, एसटी और टी मर्ज हो जाते हैं, ये वाला पैटर्न बनता है, ठीक है। ये यहां पे एसटी सेमा एवोल्यूशन में देखिए, पहले में हाइपर एक्यूट टी वेव आई है, सेकंड पे फिर कन्वेक्स एसटी एलिवेशन आ गई, ठीक है। आफ्टर 8 to 12 आवर्स क्यू वेव्स बनना शुरू हो जाती है, प्रोडोमिनेंट बड़ी सी डीप ब्रॉड क्यू वेव आना शुरू हो जाएगी, ये डोम शेप हो जाएगा और टी वेव बाइफिड हो जाएगी, ये वाला पैटर्न बन जाता है। देन आफ्टर 12 to 24 आवर्स जो है प्रॉपर क्यू वेव बनती है, ये डोम शेप होता है, ये वाला पैटर्न बन जाता है, आर वेव खत्म हो जाता है, ये वाला पैटर्न। अगर इस तरह का नजर आ रहा है ना आपको, तो इसका मतलब क्या है कि पेशेंट को कम से कम 12 से 24 घंटे गुजर चुके हैं, ठीक है ना। या अगर पेशेंट आपके पास इस ईसीजी के साथ आता बिल्कुल ठीक है, कोई उसको फाइंडिंग नहीं है इस वक्त, कहता है डॉक्टर साहब मुझे 6 महीने पहले दिल का अटैक होया सी, उन्होंने एक टीका लाया सी मैंने, क्लॉट बस्ट करने वाला जो, तो उसके बाद मैं ठीक हो गया, मैं घर चला गया। आपने अभी ईसीजी किया, ये एसटी एलिवेशन आ रही है, क्यू वेव्स भी बनी हुई है, टी भी बाइफर्ड, ये फिर किसको शो करेगा उस कंडीशन में? वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म, वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म को, कि वो थिन आउट होकर बैलून हो गया कंपोनेंट जो है वेंट्रिकल का, जो इसलिए एसटी सेगमेंट परमानेंटली एलिवेटेड रहता है, ठीक है ना, बेस लाइन को टच ही नहीं करता है बाद में। तो इसमें से किसी स्टेज में भी आ सकता है पेशेंट आपके पास, ठीक है ना। हाइपर एक्यूट टी वेव में भी आ सकता है, कन्वेक्स एसटी एलिवेशन में भी आ सकता है, अर्ली डूम शेप फॉर्मेशन विद क्यू वेव और बाइफिड टी वेव के साथ भी आ सकता है, और ये डोम शेप एसटी और क्यू वेव क्यूएस पैटर्न के साथ भी आ सकता है। ये चारों आ सकते हैं, लेकिन ये आपको आइडिया देते हैं कि इस वक्त कितने आवर्स गुजर चुके हैं पेशेंट के, ठीक है ना, एमआई को स्टार्ट हुए हुए। एसके हम यूजुअली विद इन 12 आवर्स लगा देते हैं, कि 12 घंटे के अंदर अंदर पेशेंट आया तो एसके लगाए थे। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट तो भी प्राइमरी पीसीआई है, कि पेशेंट की फॉरन एंजियोग्राफी विद एंजियोप्लास्टी हो जानी चाहिए, पीसीआई अगर हो जाए तो। नहीं होता तो थ्रोम्बोलिसिस के लिए आपके पास अर्ली 12 आवर्स होते हैं, कि 12 घंटे के अंदर अंदर लग जाए पेशेंट को। अगर पेन ऑन गोइंग है तो आप 24 घंटे के अंदर भी लगा सकते हैं, लेकिन उससे बाद में, उसे फिर हम लेट फॉर एसके कहते हैं, उसे कोई फायदा नहीं होता एसके लगाने का, ठीक है। तो वो फिर हम पीसीआई ही करते हैं उस पेशेंट की आगे चल के। तो ये एवोल्यूशन, इसका पता होना जरूरी है आपको, ठीक है ना। उसके बाद आ जाती है टी वेव। एक पेशेंट आता है, कुछ भी नहीं है, क्यूआरएस बिल्कुल ठीक है, उसकी टी वेव के साथ क्या हो सकता है? टी वेव जो है वो फ्लैट हो सकती है या इन्वर्टेड हो सकती है। फ्लैट या इन्वर्टेड टी वेव्स होती है, ठीक है ना। ये किस चीज को शो कर रही होती है? ये इस्कीमिया को शो कर रही होती है या हाइपोकलीमिया को शो कर रही होती है। हाइपोकलीमिया को भी, हाइपोकैल्सीमिया को भी, हाइपोमैग्नीसीमिया को भी, ये सारी की सारी इन्वर्टेड टी वेव्स करवा सकती हैं या फ्लैट टी वेव्स करवा सकती हैं। तो ये नॉर्मल अभी जो बेसिक्स हैं ईसीजी की वो ये। अब आ जाए इंटरप्रिटेशन के ऊपर। तो ये आज हम 8 से 10 ईसीजीज करते हैं,